नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम कक्षा 11वीं की विषय हिंदी की पाठ संख्या 8 जो कि काव्य खंड के अंतर्गत है, नागार्जुन की एक कविता है बहुत दिनों के बाद, इस कविता को हम पढ़ेंगे। बच्चों, बहुत दिनों के बाद कविता के कवि नागार्जुन को हम एक संक्षिप्त परिचय के साथ थोड़ा जान भी लेंगे। तो आइए नागार्जुन का एक संक्षिप्त परिचय जानें। स्क्रीन पे जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, ये बाबा नागार्जुन की तस्वीर है। नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी को हुआ। इनका निधन 5 नवंबर 1998 ईस्वी में हुआ। बाबा नागार्जुन का जन्म स्थान ग्राम तरौनी, जिला दरभंगा और राज्य हमारा बिहार है। इनके मूल नाम की यदि बात करें तो इनका मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। साहित्यिक नाम से भी बाबा नागार्जुन जाने जाते हैं। साहित्यिक नाम नागार्जुन ही नहीं है, यात्री भी है। यात्री नाम मैथिली साहित्य में दिया गया है। इनकी शिक्षा की अगर हम बात करें तो इन्होंने परंपरागत प्राचीन पद्धति से संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की थी। और अभिरुचि की यदि बात करें तो इनकी अभिरुचि घुमक्कड़ी रही। ऐसा कहा जाता है कि हिंदी साहित्य में राहुल सांकृत्यायन के बाद यदि कोई घुमक्कड़ प्रवृत्ति के सबसे बड़े साहित्यकार हुए तो वे नागार्जुन थे। राजनीति और जनमुक्ति के आंदोलनों और संघर्षों में सक्रिय रचनात्मक भागीदारी इनकी बनी रही। नागार्जुन की भाषा की अगर बात करें तो इनकी भाषा मैथिली है और हिंदी। इन्हें सम्मान भी मिला है। किस प्रकार का? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मैथिली काव्य संग्रह जिसका नाम है पत्रहीन नग्न गाछ, पत्रहीन नग्न गाछ मैथिली काव्य संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से भी ये पुरस्कृत हुए। नागार्जुन को बिहार का शिखर सम्मान भी प्राप्त है। बच्चों, अभी अभी हमने बाबा नागार्जुन के एक संक्षिप्त परिचय को जाना, किंतु नागार्जुन का परिचय इतना संक्षिप्त है ही नहीं जिसे हम किसी भी शब्दों में बांध सकें। वे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हमारा बिहार और बिहार के साहित्यकारों में जब भी नाम लिया जाता है तो बाबा नागार्जुन सबसे पहले पायदान पे खड़े पाए जाते हैं। बच्चों, जीवन परिचय को तो हमने जान ही लिया, आइए इनके कुछ साहित्यिक परिचय को भी जानें। बाबा नागार्जुन की प्रमुख कृतियां हैं। काव्य संग्रह में अगर हम बात करें कि इनकी कौन सी काव्य संग्रह है तो है युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, तालाब की मछलियाँ, चंदना, खिचड़ी विप्लव देखा मैंने, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, हजारों बाहों वाली। ये सभी कृतियाँ बाबा नागार्जुन के काव्य संग्रह हैं। इन्होंने एक खंड काव्य की भी रचना की है जिसका नाम है भस्मांकुर। मैथिली कविता संग्रह, चित्रा और पत्रहीन नग्न गाछ है। अभी अभी हमने पत्रहीन नग्न गाछ के विषय में जाना था कि यह मैथिली कविता संग्रह है और इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। संस्कृत काव्य भी इन्होंने लिखा है जिसका नाम है धर्मलोक शतकम। बाबा नागार्जुन ने उपन्यास भी लिखा है। उपन्यासों में हैं रतिनाथ की चाची, बाबा बटेसरनाथ, दुख मोचन, बलचनमा,
वरुण के बेटे, नई पौध आदि। इन्होंने एक प्रतिनिधि कविता भी लिखी है जिसके संपादक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। संपूर्ण नागार्जुन रचनावली 7 खंडों में राजकमल प्रकाशन द्वारा दिल्ली से प्रकाशित है। उपन्यास की चर्चा अभी अभी हमने की थी बच्चों। रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ, दुख मोचन, बलचन्मा, ये सभी उपन्यास आंचलिक उपन्यास हैं। आंचलिक उपन्यास होता क्या है? जिसमें अंचल विशेष की प्रधानता हो, किसी खास अंचल की कहानी कही जाए, वह आंचलिक उपन्यास कहलाता है। उसकी भाषा भी आंचलिक होती है और उसका नायक भी स्वयं वह अंचल होता है। आंचलिक उपन्यासकारों में बाबा नागार्जुन भी यहाँ भी पहले पायदान पे खड़े मिलते हैं। बच्चों, आगे हम और उनके साहित्यिक परिचय से रूबरू होंगे। प्रगतिवाद अथवा प्रगतिशील धारा के प्रमुख रचनाकार। नागार्जुन प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। प्रगतिशील धारा के ये प्रमुख रचनाकार हैं। प्रगतिवाद सन 1936 से 43 के बीच की रचनाओं को कहा जाता है, जब प्रलेस का गठन हुआ। प्रलेस अर्थात प्रगति लेखक संघ। आगे के बिंदुओं में देखें। कविता एवं कथा साहित्य में समान रूप से अधिकार एवं महत्वपूर्ण योगदान। नागार्जुन का कविता हो या कथा साहित्य में समान रूप से अधिकार है और इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। शायद ही कोई कोना छोड़ा हो कथा साहित्य में अथवा कविता के विषयों में। नागार्जुन ने हर विषय पर, हर क्षेत्र में अपनी लेखनी चलाई। इनके व्यक्तित्व की अगर हम बात करें तो इनका व्यक्तित्व रचना एवं कार्यों में सादृश्य के कारण आधुनिक कबीर का सम्मान भी इन्हें प्राप्त है। यानी ये कबीर के समान माने जाते हैं। चूँकि कबीर स्वयं एक क्रांतिकारी कवि थे, इसलिए नागार्जुन का व्यक्तित्व भी कबीर से मेल खाता है। इसलिए यही कारण है कि नागार्जुन को आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। स्वाधीन भारत के प्रतिनिधि जन कवि। बच्चों, नागार्जुन को पूरे भारत में जन कवि के रूप में भी कहते हैं। जन कवि यानी जनता का कवि। जो जनता के लिए लिखता हो वह कवि जन कवि कहलाता है। इनके दृष्टिकोण, विचारधारा, संवेदना, कला और भाषा सभी स्तरों पर जन प्रतिबद्धता का साहित्य। इनका साहित्य जो है उसका दृष्टिकोण, विचारधारा और उस साहित्य की संवेदना सभी स्तरों पर प्रतिबद्ध दिखाई पड़ती है। किसके प्रति? सामान्य और आम जनता के प्रति। मनुष्योचित अधिकार, सम्मान और गरिमा के लिए ये सदैव संघर्षरत रहे। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समानता तथा न्याय के लिए संघर्ष इनका एक बहुआयामी परिचय है। चिंतन, रचना, आचरण आदि धरातल पर नागार्जुन का संपूर्ण साहित्य भारतीय जनता की अपराजेय जिजीविषा, संकल्प और संघर्ष का साक्ष्य प्रस्तुत करती है। नागार्जुन के काव्य में हमें कहीं भी व्यर्थ की भावुकता नहीं दिखाई पड़ती, न ही रोमानीपन दिखाई पड़ता है और न ही काल्पनिकता और शब्द कीड़ा के किसी प्रकार का उनके लिए स्थान ही दिखाई पड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि व्यर्थ की भावुकता और रोमानीपन उनके काव्य में नहीं दिखाई पड़ता। जो यथार्थ है वही उनका काव्य है, वही उनका कथा संसार है। नागार्जुन के साहित्यिक परिचयों को हम और भी जानेंगे। नागार्जुन ने प्रकृति, जीवन, समाज और मानव संबंधों के यथार्थ पर दृष्टि डाली।
जीवन जगत की खुरदुरी और विषम वास्तविकता का इन्होंने सफलतापूर्वक चित्रण किया है। जीवन जगत में जो हम भोग रहे हैं उसे ही नागार्जुन ने रचा भी है, अर्थात भोगा हुआ सच ही उनका रचना कर्म है। समाज के शोषित, दलित, वंचित वर्ग की संवेदना और उसके प्रति सहानुभूति नागार्जुन के व्यक्तित्व और साहित्य दोनों में दिखाई पड़ता है। नागार्जुन का साहित्य विषम व्यवस्था के प्रति कटाक्ष एवं सक्रिय प्रतिरोध का साहित्य है। व्यंग कबीर की तरह ही पैना, उद्देश्य और सामाजिक है। कबीर ने ऐसा व्यंग किया है, ऐसे कटाक्ष किए हैं इस व्यवस्था पर, जिससे सारा परिवेश ही जागरूक हो चुका है कि किस तरह से हमें अपने समाज के लिए खड़ा रहना है। कई सारी व्यवस्थाओं पर व्यंग किया है नागार्जुन ने। हम आगे इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। डॉक्टर रामविलास शर्मा की मान्यता है कि उनकी कविताएं, उनकी अर्थात नागार्जुन की कविताएं लोक संस्कृति के इतना नज़दीक है कि उसी का एक विकसित रूप मालूम होती हैं, किंतु वे लोकगीतों से भिन्न हैं। सबसे पहले अपनी भाषा खड़ी बोली के कारण, उसके बाद अपनी प्रखर राजनीतिक चेतना के कारण और अंत में बोलचाल की भाषा की गति और लय को आधार मानकर नए नए प्रयोगों के कारण हिंदी भाषी किसान और मजदूर जिस तरह की भाषा समझते और बोलते हैं, उसका निखरा हुआ काव्यमय रूप नागार्जुन के यहाँ है। बच्चों, अभी अभी हमने बाबा नागार्जुन के बहुआयामी साहित्यिक परिचय को जाना। मैंने अभी अभी चर्चा भी की थी कि उन्होंने कई व्यवस्थाओं पर व्यंग किया। शिक्षा व्यवस्था, अगर विषम व्यवस्थाओं के प्रति उनका विरोध रहा तो सर्वप्रथम उसमें शिक्षा व्यवस्था की बात आती है। उन्होंने कविता की एक पंक्ति लिखी थी, घुन खाए शहतीरों पर की 12 खरी विधाता बाचे, फटी भीत है छत चूती है आले पर बिस्तुइया नाचे। बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट पर 5 तमाचे, इसी तरह से दुखहरण मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे। बच्चों, यह कविता हमें बहुत दूर तक ध्वनित करती है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग किया है कि हम किसी बच्चे को एक आदमी नहीं बना रहे, बल्कि उसे आदम के सांचे में गढ़ता है, आदम के सांचे, एक आदम खोर के सांचे में हम ढाल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यह उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर एक करारा व्यंग किया था। इतना ही नहीं, जब देश अकाल से जूझ रहा था तब उन्होंने एक कविता लिखी थी, अकाल और उसके बाद। एक कविता की पंक्ति जो है अकाल की, मैं उसका वाचन करती हूँ। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, और कई दिनों तक चूल्हे की भी हालत रही शिकस्त। घर में दाने आए कई दिनों के बाद, कौवे ने पाँखें खुजलाई कई दिनों के बाद। बच्चों, किसी भी व्यवस्था में क्या होना चाहिए और क्या है, इन दोनों के बीच का फ़र्क नागार्जुन ने हमेशा दिखलाया है। यही कारण है कि नागार्जुन जन कवि कहलाते हैं और जन कवि के रूप में हमारे सामने विख्यात हैं। उन्होंने स्वयं को जन कवि कहा है। उनकी एक पंक्ति भी है, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। वो किसी भी बात को कहने से पीछे नहीं हटते थे, कभी भी डरते नहीं थे।
निडर और निर्भीक प्रवृत्ति के नागार्जुन ने अपना पूरा जीवन साहित्य और समाज में लगा दिया। बच्चों, नागार्जुन के परिचय को हम इतने कम शब्दों में और इतने कम समय में बांध ही नहीं सकते। तो आइए आज उनकी एक प्रमुख कविता को पढ़ते हैं, जिसका नाम है कई दिनों के बाद। कई दिनों के बाद कविता जो है वह गांव के ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई कविता है। प्रकृति का वहाँ चित्रण किया गया है। नागार्जुन ने प्रकृति से संबंधित कई कविताएं भी लिखी हैं, जिनमें एक कविता अधिक प्रसिद्ध हुई जिसका नाम था बादल को घिरते देखा है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। बच्चों, आज जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत दिनों के बाद, यह कविता भी ग्रामीण प्रकृति को सुशोभित करने वाली उसकी छटा को उन्होंने अपने शब्दों में अपनी कविता में व्यक्त किया है। किंतु कविता पढ़ने से पहले हम कविता के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को भी जान लेंगे। डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा संपादित प्रतिनिधि कविताएं नामक संकलन से ली गई कविता बहुत दिनों के बाद घुमक्कर कवि की देशज प्रकृति और घरेलू संवेदना का एक दुर्लभ साक्ष्य प्रस्तुत करती है। नागार्जुन के स्वभाव और संवेदना का आधार भाव यही है, उनकी जड़ें भी यही हैं। यहीं से वे जीवन रस और प्राण ऊर्जा पाते हैं। मिथिला का उनका अपना गांव, घर, रक्तवाहिनी धमनियों और शिराओं की तरह उनकी कविताओं में फैला हुआ है। वह प्रकृति संयम और ठेठपन बनकर उनके काव्य में हर पल उपस्थित है। कवि को दीन दुखी दलित जन का वफादार और हितु यही बनाए रखता है। यथार्थ से दृढ़तापूर्वक यही जोड़े रखता है। नागार्जुन की कविता के इंद्रिय आधार और अस्थायी मन मिजाज की यह कविता एक दुर्लभ उदाहरण है। बच्चों, अभी अभी हमने जिस महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा की है, जो स्क्रीन पे आपको दिखाया गया, यह कविता के सार से संबंधित है कि नागार्जुन ने जो कविता लिखी है उसके पीछे उद्देश्य क्या था। आइए अब हम कविता का वाचन करते हैं। आपको स्क्रीन पर कविता दिख रही होगी। मैं सबसे पहले संपूर्ण कविता का एक बार वाचन करूंगी, तत्पश्चात हम एक एक करके कविता के हर पंक्तियों के अर्थ को भी जानेंगे। आइए पहले कविता का वाचन करते हैं। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे मौल सिरी के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर छू पाया अपनी गंवई पगडंडी की चंदन वर्णी धूल। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर ताल मखाना खाया गन्ने चूसे जी भर। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोगे गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर। बहुत दिनों के बाद। बच्चों, अभी अभी मैंने संपूर्ण कविता का वाचन कर लिया। आपने सुना होगा कविता कितनी ही मीठी है और कविता का एहसास भी उतना ही मिठास भरा। आइए अब हम कविता की प्रत्येक पंक्तियों का अर्थ भी जानें। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद। कवि कहना चाहते हैं कि
एक बार वह अपने गांव गए और बहुत दिनों के पश्चात गए। बहुत दिनों के बाद जब वह अपने गांव से गुजर रहे थे तो वहाँ की उन्होंने पकी सुनहली फसलों को देखा और बहुत दिनों के बाद गांव में आने पर वहाँ की प्राकृतिक सुषमा जो उन्हें दिखाई दी, उससे उनका मन आनंदित हो गया। जी भर उन्होंने पकी सुनहली फसलों को मुस्कुराते हुए देखा, जो कि शहर में उन्हें दिखाई नहीं पड़ता था। आइए अगली पंक्ति को देखें। आगे नागार्जुन कहते हैं, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान, बहुत दिनों के बाद। जब नागार्जुन फसलों के बीच से गुजर रहे थे, गांव में खेतों में गुजर रहे थे, घूम रहे थे, उनकी सुषमा को निहार रहे थे, वहाँ के प्राकृतिक वातावरण से आनंदित हो रहे थे, तभी उन्हें धान कूटती हुई किशोरियों की, युवतियों की कोकिल कंठी तान सुनाई पड़ी। कोकिल कंठी तान का अर्थ होता है कोकिला की तरह गाने वाली, यानी कोयल की तरह मीठा गाने वाली। उस स्वर को उन्होंने धान कूटती स्त्रियों के आवाज़ से सुना और उनका मन और भी आनंदित हो गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने कितने दिनों के बाद आकर के ऐसी मीठी तान अपने गांव में सुना। साथ ही साथ पकी सुनहली फसलों को भी देखा। आगे वे लिखते हैं, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे मौल सिरी के ढेर ढेर से ताजे ताजे टटके फूल, बहुत दिनों के बाद। कवि कहते हैं कि इतना ही नहीं, केवल उन्होंने फसलों को मुस्कुराते नहीं देखा, केवल युवतियों और किशोरियों को गाते नहीं सुना, बल्कि उन्होंने जी भर सूंघा। क्या? मौल सिरी के फूलों की सुगंध। कई दिनों के बाद उन्होंने इस सुगंध को महसूस किया। मौल सिरी एक सदाबहार पेड़ के फूल होते हैं, जिसे बकुल भी कहते हैं। उससे बहुत ही सुगंध आती है। बाबा नागार्जुन कहते हैं कि कई दिनों के बाद मुझे मौल सिरी के ताजे ताजे टटके टटके फूलों की सुगंध भी सूंघी मैंने। आगे नागार्जुन कहते हैं, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर छू पाया गवई पगडंडी की चंदन वर्णी धूल, बहुत दिनों के बाद। कवि कहते हैं कि जब मैं अपने गांव की पगडंडियों से गुजर रहा था तो वहाँ की जो धूल है वह चंदन वर्णी धूल है। चंदन वर्णी धूल का अर्थ क्या होता है? चंदन वर्णी धूल का अर्थ होता है चंदन के रंग के समान, उसके वर्ण के समान की धूल। उस धूल को, गांव की मिट्टी को उन्होंने वहाँ के सुगंध को महसूस किया और कहा कि यह मेरे गांव की जो धूल है वह केवल गांव की धूल नहीं है, बल्कि वह चंदन वर्णी धूल है। और मैं बहुत दिनों के पश्चात अपने गांव की मिट्टी इस चंदन वर्णी धूल को छू पाया। उन्हें इस बात का मलाल था कि वह कितने दिनों के पश्चात अपने गांव में आए और गांव के मौलसिरी फूलों की सुगंध, चंदन वर्णी धूल, पकी सुनहली फसलों की वह रमणीयता, वह किशोरियों की कोकिल कंठी तान को कई दिनों के पश्चात प्राप्त कर रहे थे। आगे वे लिखते हैं, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर ताल मखाना खाया, गन्ने चूसे जी भर बहुत दिनों के बाद। कवि कहते हैं कि जब वह अपने मिथिलांचल में, अपने गांव में जाते हैं तो वहाँ का, मिथिला का बहुत प्रसिद्ध है ताल मखाना। वे अपने गांव जब जाते हैं तो वहाँ उन्होंने ताल मखाना खाया, जो काफ़ी दिनों के बाद खाया था, और साथ ही साथ उन्होंने गन्ने का रस भी चूसा। गन्ना यानी ईख,
ईख को भी चूसने का उन्होंने जिक्र किया है। हम स्पष्ट देख सकते हैं कि कविता में संपूर्ण रूप से ग्रामीण जीवन शैली की जो दिनचर्या होती है उसे व्यक्त किया गया है। बच्चों, इन्होंने लिखा है कि गांव में जो ताल मखाने हैं, गन्ने हैं, इन सभी का स्वाद उन्होंने लिया। आगे वे लिखते हैं, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोगे गंध, रूप, रस, शब्द, स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर बहुत दिनों के बाद। कवि कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद मैंने गंध, रूप, रस, शब्द और स्पर्श इन 5 बिंबों को महसूस किया। इसी धरा पर अपने गांव की भूमि में सारे इन्होंने 5 बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया कि उन्होंने अपने ग्राम में, अपने गांव में इन 5 चीज़ों को महसूस किया। इंद्रियता से उन्होंने महसूस किया है रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन सभी को नागार्जुन ने अपने ग्रामीण परिवेश में ही महसूस किया। तो बच्चों, आज हमने बहुत दिनों के बाद कविता का वाचन भी किया और साथ ही साथ इसके अर्थ को भी जाना। अगली कक्षा में हम इस कक्षा को आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ कुछ भावार्थ और कुछ प्रश्न उत्तर को भी पुनः देखेंगे। धन्यवाद।